हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द टोटल वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग। अगर एक पार्टिकल है आपके पास और पार्टिकल अब क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे तो पार्टिकल का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेव फंक्शन। तो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा आफ्टर स्कैटरिंग वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से दिया जाएगा जहाँ पे ए आपका कोई कांस्टेंट है, ये आपका आर थीटा फाई पे डिपेंड नहीं कर सकता है। सो दिस इज ए कांस्टेंट और उसमें फिर एक ये फंक्शन होगा, फिर एफ थीटा फाई होगा। एफ थीटा फाई आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ये कैसे आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आएगा ई आई के डॉट आर अपान आर। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास जो आफ्टर स्कैटरिंग जो वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का वो ये होगा। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास रफ आइडिया ले लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक स्कैटरिंग सेंटर है और यहाँ से पार्टिकल स्कैटर्ड, यहाँ से पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से बढ़ते हुए आगे की तरफ आएगा। तो कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएंगे इससे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके। और कुछ पार्टिकल विदाउट स्कैटर्ड इससे पास हो जाएंगे। सो दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज योर इंसिडेंट पार्टिकल, ओके, एंड दिस इज योर अनस्कैटर्ड पार्टिकल, राइट। तो ये एक बेसिक फिनोमेना होता है। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेम में देखेंगे तो ये हमारे पास कैसे होगा, इंसिडेंट पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज लाइक ए वेव फंक्शन। इस तरीके से आया। अब ये वेव फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा आफ्टर स्कैटरिंग, ओके। सो ये वेव जो होगा, बेसिकली वेव फंक्शन जो होगा आफ्टर स्कैटरिंग किस तरीके से चेंज होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ओके, सो एक बेसिक डिस्कशन ये हो गया कि आपके पास टारगेट होता है और इंसिडेंट पार्टिकल होगा और अनस्कैटर्ड पार्टिकल होगा। यहाँ पे हमारे पास एजम्पशन क्या क्या है। सो व्हाट आर द एजम्पशंस। एजम्पशन हमारे पास है, पहला एजम्पशन है कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर, स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर नॉन रिलेटिविस्टिक, आर नॉन रिलेटिविस्टिक, ओके, एंड स्पिनलेस, एंड स्पिनलेस। स्कैटरिंग पार्टिकल क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक है और स्पिनलेस है, ओके। द इंटरेक्शन is time independent, the interaction is time independent, ओके। अब इंटरेक्शन किसके बीच की बात हम कर रहे हैं, इंटरेक्शन इज टाइम इंडिपेंडेंट। जो यहाँ से आपका स्कैटरिंग पार्टिकल आया, यहाँ पे आपके पास स्कैटरिंग सेंटर है, स्कैटरिंग पार्टिकल और स्कैटरिंग सेंटर यानी टारगेट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, क्योंकि स्कैटरिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास दो एजम्पशन है स्कैटरिंग में, ओके, राइट। तो अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो अगर दो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स can be described by can be described by can be described by आपके पास वेव फंक्शन होगा, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे का r2, और ये टाइम का फंक्शन होगा, वेव फंक्शन यानी पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होगा। और फिर इसमें आपके पास आ जाएगा साई r1, ओके, एंड r2 e की पावर माइनस आई ई टी अपान एच क्रॉस इंटू टी, राइट। सो जहाँ पे ई टी क्या है, एनर्जी है पार्टिकल की, और एच क्रॉस आपका प्लैंक कांस्टेंट है और टी टाइम है। सो बेसिकली अगर आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन हो रहा है दो पार्टिकल का, तो उनका वेव फंक्शन क्या होगा, स्टेशनरी होगा। सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस तरीके से हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर दो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है, बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अगर हम बात करें, हमारे पास ये इस तरीके से इंसिडेंट पार्टिकल आया है, यहाँ पे पोटेंशियल है, राइट।
सो अब फिर उसके बाद पार्टिकल आप इस तरीके से बाहर चला गया, कुछ स्कैटर्ड हो जाएंगे इधर इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये क्या होंगे, वेव्स होंगे। और ये जो स्कैटरिंग सेंटर है इसको हम लोग किससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं पोटेंशियल से, राइट, एक फाइनाइट पोटेंशियल से। क्योंकि ये जो पार्टिकल आपका है और जो ये टारगेट है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगा, नहीं, कुछ इसका रेंज होगा। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से आया तो यहाँ से स्कैटर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं से स्कैटर्ड हो जाए, राइट, यहीं से स्कैटर्ड, ऐसा तो नहीं होगा। सो इसका मतलब पोटेंशियल जो आप डिस्कस करोगे, स्कैटरिंग पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। ये जो स्कैटरिंग पोटेंशियल होगा ये बेसिकली इसका कुछ रेंज होगा। तो हमारे पास जो स्कैटरिंग का प्रॉब्लम है बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ पोटेंशियल। तो अगर एक पोटेंशियल रेंज हम मान लेते हैं ये जो पोटेंशियल है इसका रेंज है लेट्स से ए, मतलब क्या है कि आर लेस देन ए पे जो पोटेंशियल होगा इस स्कैटरिंग पोटेंशियल का मान क्या होगा, लेस देन जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसे ही आर ग्रेटर देन ए हो जाएगा आपका ये जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज जीरो, राइट। तो ये जो रेंज है स्कैटरिंग पोटेंशियल का, इसको हम लोगों ने मान लिया कि सपोज दिस इज योर ए डिस्टेंस। तो इस ए डिस्टेंस में आपका जो भी पार्टिकल आएगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ से आएगा तो ये स्कैटर्ड नहीं होगा और ये अनस्कैटर्ड होकर के बाहर चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो प्रॉब्लम हमारे स्कैटरिंग का था हम उसको डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल रेंज। तो अगर हम बात करें हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम लोग लिखें सो वी कैन राइट इट एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m1 डेल्टा 1 स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m2 डेल्टा 2 स्क्वायर। ओके, सो पहले पार्टिकल का हो गया बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पार्ट, दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पार्ट, एंड देन यू हैव साई R1 R2। ओके, फिर आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा R1 R2। ओके, एंड दिस इज योर साई R1 R2, और राइट ये होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। और RHS में क्या होगा आपके पास, टोटल एनर्जी पार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट ET साई R1 एंड R2। ओके, सो ये इस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा दो पार्टिकल का अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं अंडर पोटेंशियल V, राइट। ओके, सो ये आ गया हमारे पास ना। और अगर इसमें हम एक एजम्पशन ये मान के चलें कि जो इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल आया, ये आपके पास स्कैटरिंग सेंटर है, तो इस रेंज तक केवल स्कैटर्ड कर पाएगा ये पोटेंशियल, राइट, केवल इस रेंज तक स्कैटर्ड कर पाएगा जिसकी वैल्यू है लेट्स से ए। तो ए से बाहर जाओगे तो अब स्कैटर नहीं कर पाएगा पार्टिकल को। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो पार्टिकल के बीच की दूरी पे। ओके, इफ द इंटरेक्शन बिटवीन या इन केस वेयर द इंटरेक्शन between M1 and M2 depends on their relative distance, तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर r इज नथिंग बट पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो इसका मतलब होगा जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है दैट इज योर v। ओके, वेक्टर ये लिख देते हैं, इट्स नॉट वेक्टर, इट्स जस्ट योर 1 सेकेंड। सो v कैप रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। सो r1 और r2 का फंक्शन it is nothing but we can write it as v cap function of just one variable and that is your separation vector r, right। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है अगर आपके पास जो इंटरेक्शन हो वो स्मॉल r के ऊपर डिपेंड करे तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन दो पार्ट में टूट जाएगा, जिसमें से एक पार्ट होगा सेंटर ऑफ मास का और एक पार्ट होगा रिलेटिव डिस्टेंस का।
सो अगर ऐसा है आपके पास, अगर पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल रिलेटिव डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, सो श्रोडिंगर इक्वेशन, द प्रीवियस श्रोडिंगर इक्वेशन reduces to two decouple equations, जिसमें से पहला इक्वेशन जो होगा, वन फॉर सेंटर ऑफ मास which moves like free particle with mass m is equal to m1 plus m2। तो इस तरीके का प्रॉब्लम कहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में भी आपके पास इसी तरीके का श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, और फिर वो श्रोडिंगर इक्वेशन टू डीकपल श्रोडिंगर इक्वेशन में टूट जाता है, बेसिकली टू इक्वेशंस में टूट जाता है, जिसमें से एक जो होता है वो आपके पास सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन होता है, जो कि हमारे पास फ्री पार्टिकल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज ऑफ नो कंसर्न हियर, वन सेकेंड, विच इज ऑफ नो कंसर्न हियर, ओके। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा another for a fictitious particle of mass mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2, okay, which moves in potential v, which is function of relative distance, ओके। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है आपके पास, श्रोडिंगर इक्वेशन आपने लिखा है दो पार्टिकल की इंटरेक्शन के लिए, ये दो पार्ट में टूटेगा। अगर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है केवल और केवल सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसमें से एक पार्ट हो जाएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास का, जो कि हमारे लिए यहाँ पे कंसर्न नहीं है। दूसरा हो जाएगा रिड्यूस मास का इक्वेशन, ओके, रिड्यूस मास का इक्वेशन हो जाएगा। तो जो रिड्यूस मास का इक्वेशन होगा वो किस तरीके से दिखेगा आपके पास, दैट इज नथिंग बट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, राइट, एंड देन डेल स्क्वायर psi r plus v cap, which is function of just separation r, psi r is equal to e psi r, right। तो ये आपके पास आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इतना बड़ा सा आपके पास इक्वेशन था वो इस फॉर्म में टूट जाएगा, राइट। सो व्हाट दिस श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है म्यू मास का जो पार्टिकल है वो पोटेंशियल एनर्जी v से जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका श्रोडिंगर इक्वेशन। सो दिस इज आल्सो ए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ म्यू मूविंग इन द पोटेंशियल v, ओके, राइट। एजम्पशन यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, लेट्स से इसका कुछ रेंज है, VR is finite, VR यानी पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनाइट, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पोटेंशियल से आप देख रहे हो, राइट, एंड हैज ए रेंज, दैट इज स्कैटरिंग रेंज, और स्कैटरिंग रेंज जो इसका होगा वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। लेट्स से दिस हैज स्कैटरिंग रेंज ए, मतलब आपका जो पार्टिकल होगा वो केवल स्कैटर्ड होगा r लेस देन ए, दैट मीन्स v इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, एंड फॉर r ग्रेटर देन ए v इज इक्वल टू 0,
पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा फॉर स्कैटरिंग। सो अगर हम बात करें आर ग्रेटर देन ए, वी आर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल स्क्वायर साई आर एंड इज इक्वल टू ई साई आर। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और मान लेते हैं वेव फंक्शन जो है जब आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब क्या है कि यहाँ पे स्कैटरिंग सेंटर है और यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल आया, तो जब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ए है, ए से ज़्यादा होगी तो मतलब बहुत दूर है ये, और जैसे ही ए से यहाँ पे अगर पार्टिकल आ गया तो ये क्या करेगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे है तो ये विदाउट स्कैटरिंग पास कर जाएगा। ओके राइट, तो ये हमारे पास इतना आ गया। और मान लेते हैं वेव फंक्शन जो है ये आपके पास, लेट से वेव फंक्शन हमने मान लिया पाई इंसिडेंट विच मे बी फंक्शन ऑफ आर। ओके, एंड दिस इज आल्सो फाई इंसिडेंट इज फंक्शन ऑफ आर। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज किया, ये हमारे पास ओरिजिनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने v की जगह जीरो रख लिया, क्योंकि फॉर r ग्रेटर देन a आपके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया, और साई की जगह ये हमने लिख लिया फाई इंसिडेंट r, राइट। और इसको थोड़ा सा हम लोग अगर सॉल्व करें, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग लिख सकते हैं इसे डेल स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड फाई इंसिडेंट विच इज फंक्शन ऑफ आर, राइट। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, इट्स वेरी इजी, एंड दैट इज नथिंग बट फाई इंसिडेंट आर, इट इज नथिंग बट ए की पावर आई के जीरो डॉट आर। इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा वेयर के जीरो स्क्वायर इज नथिंग बट 2 म्यू ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है विदाउट स्कैटरिंग जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका सोल्यूशन क्या आएगा, वो आएगा a विच इज अ कांस्टेंट e की पावर i के जीरो डॉट आर। सो और ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट ये फ्री पार्टिकल का इक्वेशन है, राइट। तो इसका मतलब है जब आपके पास ये वेव आया, यहाँ पे स्कैटरिंग सेंटर है, तो इनिशियली इट इज योर फ्री पार्टिकल व्हेन इन दोनों के बीच की दूरी a से ज़्यादा है तो, ओके इन दोनों के बीच की दूरी यानी स्कैटरिंग सेंटर और फ्री पार्टिकल यानी इंसिडेंट पार्टिकल के बीच की दूरी a से ज़्यादा है, तो बेसिकली आपके पास जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वो फ्री पार्टिकल के तरीके बिहेव करेगा, विच इज ऑब्वियस, राइट। लेकिन जैसे ही ये फ्री पार्टिकल थोड़ा सा और आगे जाएगा, यहाँ पे ये है और इन दोनों के बीच की दूरी a है, तो अब ये स्कैटर्ड होगा, राइट। और जब स्कैटर्ड होगा तो एक केस तो ये हो सकता है कि ये स्कैटरिंग सेंटर जो है, जो स्कैटरिंग सेंटर आपके पास है, ये इस इंसिडेंट पार्टिकल को सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर दे इस तरीके से, राइट, हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड करे। तो अगर हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड करेगा तो बेसिकली ये जो वेव होगी, जो स्कैटर्ड वेव होगी, स्कैटर्ड वेव इज नथिंग बट दिस विल बी योर स्फेरिकल वेव, दिस विल बी योर स्फेरिकल वेव। अगर हर डायरेक्शन में यानी आइसोट्रोपिक अगर आपके पास स्कैटरिंग होगा, उस केस में जो स्कैटर्ड वेव होगी वो स्फेरिकल वेव होगी, और स्फेरिकल वेव का जो सोल्यूशन होता है दैट इज नथिंग बट e की पावर i k डॉट r अपॉन r। ये बेसिकली 1 अपॉन r का एक टर्म आ जाएगा यहाँ पे, ओके स्फेरिकल वेव अगर है। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये तो बहुत ही स्पेशल केस हो गया कि यहाँ से पार्टिकल आया और ये स्कैटरिंग सेंटर जो है ये हर डायरेक्शन में पार्टिकल को इक्वली स्कैटर्ड कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इन जनरल यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगा, हो सकता है कुछ डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाए, इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाए स्कैटरिंग, ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत ही कम हो। तो उस केस में हमारे पास एक यहाँ पे करेक्शन आता है, एंड दैट करेक्शन इज नथिंग बट एफ थीटा फाई। तो इसका मतलब है कि इन जनरल हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव है, इंसिडेंट वेव छोड़ दीजिए अभी, जस्ट स्कैटर्ड वेव, मतलब ये जो वेव है, इस वेव का जो सोल्यूशन आएगा दैट इज नथिंग बट एफ थीटा फाई e की पावर i k डॉट r अपॉन r, जहाँ पे k क्या है, वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। जैसे यहाँ पे k जीरो क्या है, वेव वेक्टर ऑफ, ओके लिख देते हैं यहाँ पे, so k जीरो इज
your wave vector of incident particle. Okay, wave vector of incident particle. Incident particles. Okay, right. तो हमारे पास जो स्कैटर्ड पार्टिकल का आएगा, स्कैटर्ड पार्टिकल का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो वेव फंक्शन हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल का जो आएगा बेसिकली क्या होगा, ये एफ थीटा फाई और स्फेरिकल वेव ई की पावर आई के डॉट आर अपॉन आर हो जाएगा। तो टोटल स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं एफ थीटा फाई आपके पास जो है, इसको बोला जाता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। कितना स्कैटर्ड हुआ, ओके, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, राइट। So total scattered wave function we can write total scattered wave function will be combination of psi r is nothing but, यहाँ पे a भी लिख देते हैं हम लोग, some constant a, doesn't matter, right? So psi r is nothing but phi incident plus phi scattered, total wave function of particle. So phi incident का कितना है, phi incident की वैल्यू ये है। So psi r is nothing but it is just your a e की पावर I के 0 डॉट r प्लस a f थीटा फाई e की पावर I के डॉट r अपान r। और a अगर आप बाहर आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा e की पावर I के 0 डॉट r प्लस f थीटा फाई e की पावर I के डॉट r अपान r। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल वेव फंक्शन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, और ये हम लोगों ने इस तरीके से प्रूफ कर लिया है। ओके, जहाँ पे आपके पास k0 जो है वो बेसिकली इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है, और जो k है वो है आपका स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर। तो जो पार्टिकल की स्कैटरिंग थी हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, वेव की स्कैटरिंग से, राइट, स्कैटरिंग ऑफ वेव्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो पार्टिकल होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट्स। ओके, तो इसलिए इस पार्टिकल को हम लोगों ने वेव से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग सेंटर हो गया, इस तरीके से आपका स्कैटर्ड हुआ वेव। ओके, तो इसका जो वेव फंक्शन होगा फाई इंसिडेंट हो गया, और इसका जो वेव फंक्शन होगा वो हो गया फाई एस सी। ओके, और फाई एस सी कैसा होगा, कुछ कुछ स्फेरिकल वेव की तरीके होगा, बट इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल वेव। अगर स्फेरिकल वेव होता तो जस्ट आपके पास ये आता ई की पावर आई के डॉट आर अपान आर आता, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली स्फेरिकल वेव नहीं होगा, सो देयर इज ए करेक्शन विद एफ थीटा फाई टर्म व्हिच रिप्रेजेंट्स द scattering amplitude. Okay, so this is all about the total scattered wave function.